तो साथियों, इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 10 और 11 अगस्त के ऑल शिफ्ट्स में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा था, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में स्मार्ट स्पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत संचालित मिशन का प्राथमिक काम क्या है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाता डिजिटल और नवाचार को बढ़ावा देना। चलिए, इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनेंगे उसको भी हम लोगों को देखना होगा। तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे प्यारे साथियों, कि जो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, तो इसका मुख्य उद्देश्य मैंने बता दिया कि डिजिटल तकनीक और नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना ही मुख्य उद्देश्य था। मेरे प्यारे साथियों, एआई का उपयोग यानी खेल और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के समिट्स किए जाते हैं। स्मार्ट स्पोर्ट्स क्या होता है, तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को डेटा, सेंसर और एआई के माध्यम से बेहतर बनाने पर जोर दिया जाता है इस तरह के समिट में। स्मार्ट लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, तो सामान की आवाजाही हो गया, सप्लाई चेन हो गया, परिवहन को अधिक तेज, कुशल और डेटा आधारित बनाना, ये सब एआई इम्पैक्ट समिट का ये सब आपको असर देखने के लिए मिलेगा। डिजिटल परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें पारंपरिक प्रक्रियाओं को आधुनिक डिजिटल तरीके से बेहतर बनाया जाएगा। स्टार्टअप और इनोवेशन में नई तकनीक विकसित होंगी, जिससे स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत का लक्ष्य होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करना। मेरे प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण कीवर्ड है इसका जो ध्यान रखना होगा एक ही लाइन में, एआई प्लस डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्मार्ट स्पोर्ट्स और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स। इन सब चीज़ों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा देगा इन सब चीज़ों में एआई इम्पैक्ट। तो इसीलिए इसका इतने सारे पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक प्रश्न आया था 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल, जिन्हें आईची नायोगा 2026 भी कहा जाता है, इसका आयोजन किस क्षेत्र में किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। क्या? जापान। तो चलिए इससे बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि मेरे प्यारे साथियों, 20वें एशियाई खेल आयोजन जो हो रहा है इसका, वो जापान के अंदर हो रहा है। ठीक है, मेजबानी कौन कर रहा है, तो आची प्रेफेक्चर और नायोगा सिटी, ये दो सिटी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, आची और नायोगा, ये दो चीज़ों को याद रखना है, दो सिटी को याद रखना है। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच इसका आयोजन होने वाला है। कुल 16 दिनों का मेरे प्यारे साथियों आयोजन होगा। इसमें नायोगा मुख्य शहर के रूप में आप लोगों को याद रखना है, नायोगा मुख्य शहर है। स्लोगन भी इसका याद रखना है, आने वाले शिफ्ट्स में पूछ सकता है। स्लोगन है इमेजिन वन एशिया। ठीक है, इमेजिन वन एशिया याद रखना है। अगले एशियाई खेल कब होंगे, तो 2030 में होंगे, दोहा कतर के अंदर होंगे। इस चीज़ को तो वीवीआई लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, एक प्रश्न आया, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए किस वर्ष तक देश को नेट जीरो बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर 2070 हो जाएगा। ठीक है, 2070। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको भी देखना होगा। तो देखिए क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, लक्ष्य जो रखा गया है नेट जीरो का, वो 2070 का है और इसका घोषणा कोप 26 में किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, कहाँ में हुआ था, तो ग्लासगो के अंदर हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, नेट जीरो का अर्थ क्या होता है, तो जितनी भी ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती हों, उसके बराबर मात्रा को हटाना या अवशोषित करना। यानी जो भी जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, उसको हम लोगों को हटाना या उसको अवशोषित करना, एक तरह से स्वच्छ वायुमंडल की देखभाल करना। यह भारत के पंचमृति क्लाइमेट एक्शन प्लान का प्रमुख दीर्घकालीन लक्ष्य मेरे प्यारे साथियों था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया 2030 तक भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाने का सहित कई जलवायु लक्ष्य को रखा गया है इसमें COP26 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक प्रश्न पूछा गया था, मार्च 2026 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 के भारतीय चरण का सफल आयोजन किस शहर में हुआ? तो देखिए ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे जुड़े हुए पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। किसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में? तो देखिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। स्थान आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, पैरा एथलेटिक्स में जिसमें आप लोगों को दिव्यांग एथलीटों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुआ और इसका आयोजन हुआ था 11 से 13 मार्च 2026 के अंदर। ठीक है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों 8 और 10 मार्च को क्लासिफिकेशन हुआ था। विशेष बात इसमें याद रखना है कि यह 2026 ग्रैंड प्रिक्स सीजन का दूसरा ग्रैंड प्रिक्स था। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है भारतीय प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में, जैसे सुमित अंतिल हैं, प्रवीण कुमार हैं और मरियप्पन थंगावेलु जैसे पारंपरिक जो पदक विजेता है उसने भी इस खेल में भाग लिया था। JLN मतलब कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जी हाँ, ये नया मोंडो एथलेटिक्स ट्रैक लगाया गया था, इसमें एथलेटिक्स ट्रैक लगाया गया था, इसलिए इसका याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, छठे एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन एशिया के किस देश और शहर में किया गया था? तो देखिए छठे एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन चीन में हुआ था और चीन के हैनान प्रांत में हुआ था। शहर का नाम याद रखिएगा, हैनान प्रांत। अब इससे जुड़े हुए आगे आने वाले शिफ्ट्स में क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है? तो देखिए आपको सबसे पहला क्या, तो छठे एशिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो चीन में, और चीन के सान्यान प्रांत में हुआ था। ठीक है, 22 से 30 अप्रैल 2026 के बीच इसका आयोजन हुआ था, हैनान प्रांत चीन, याद रखिएगा। दूसरा नाम इसका मेरे प्यारे साथियों छठे एशियाई बीच गेम्स 2026 का दूसरा नाम याद रखिएगा, सान्या 2026। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों पिछली बार जो छठे एशियाई गेम्स की बात करें, मतलब सान्यान 2026 की से पहले की बात करें तो 2016 में हुआ था दनोग वियतनाम के अंदर। मेरे प्यारे साथियों टोटल 10 वर्षों के बाद ये आपको एशियन बीच गेम्स की वापसी हुई है और 2028 में भी होगा, सीबू सिटी में होगा फिलीपींस के अंदर, तो याद रखिएगा 2028 में होगा सीबू सिटी फिलीपींस के अंदर। ठीक है, भारत की भागीदारी, तो भारत ने बीच कबड्डी, सेलिंग, बीच रेसलिंग और 3x3 बास्केटबॉल में भाग लिया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक प्रश्न क्या पूछा गया था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस झील को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? मतलब कि उत्तर प्रदेश का किस झील है उसको 99वां रामसर स्थल में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, आपको अलीगढ़ जिला में पड़ेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान रखना होगा, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि रामसर साइट को शामिल किया गया है 99वां रामसर साइट उत्तर प्रदेश के सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, उसका नाम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 99वां रामसर साइट के रूप में इसको याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों 2026 में इसका घोषणा किया गया अप्रैल के महीना में। अगर हम उत्तर प्रदेश में कुल रामसर साइट की बात करें तो 13 है। कितने हैं? 13 हैं, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ प्रवासी, देखिए सेखा झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के रूप में सेंट्रल एशियन फ्लाई वे पर स्थित महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पे बार हेडेड गोस, पेंटेड स्टोक और विभिन्न प्रकार की बत्तखें पाई जाती हैं। सेखा झील का निर्माण 1852 में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और ये 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगर हम 13 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 13, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 का हम लोग याद नहीं रखेंगे। उत्तर प्रदेश के 13 रामसर साइट है, इसको याद रखना है, लेकिन 13 का नाम याद नहीं रखना है। 2026 में किसको किसको, तो देखिए पटना बर्ड सेंचुरी 2026 में इसको शामिल किया गया है। हेकला झील को हेकला झील बर्ड सेंचुरी 2026 में शामिल किया गया है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी 2026 में सुरहा ताल में है, इसको शामिल किया गया है। लेकिन एक बात आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, पटना बर्ड सेंचुरी 2026 ये उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे साथियों, पटना देख करके ये मत मार दीजिएगा कि ये बिहार के अंदर है, नहीं,
जो पटना वर्ल्ड सेंचुरी है उत्तर प्रदेश के एटा जिला में है, बिहार में नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन याद रखना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है, मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस देश ने दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो ये फिनलैंड याद रखिएगा, क्या फिनलैंड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, इस नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले हम लोगों को इसके पॉइंट्स को भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए आपको याद रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 ये जारी किया गया है 19 मार्च 2026 को। पहले स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, फिनलैंड का हैप्पीनेस स्कोर भी याद रखना होगा, 7.76 है, 10 में से आपको इसका स्कोर मिला है 7.764। ठीक है, फिनलैंड का रिकॉर्ड जो है लगातार 9वां बार प्रथम आया है। दूसरा पे आइसलैंड आया है, तीसरा पे डेनमार्क है, चौथा पे कोस्टा रिका है, पांचवा पे स्वीडन है, छठा पे नॉर्वे है। लेकिन अपना भारत का भी स्थान जान लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, 147 देशों में हैप्पीनेस स्कोर की बात करें तो 4.536, 10 में से 4.536, और 147 देशों में 116वां स्थान पे आया है भारत का। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, 2026 का ये मामला है, और 147 देशों में भारत का रैंकिंग 116वां है, और इसका 10 में से स्कोर 4.536 है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे जो निचला स्थान है ना, वो है अफगानिस्तान का। तो याद रखिएगा, सबसे नीचे आपका कौन है? अफगानिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में किस अभिनेता को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसमें ऑप्शंस भी थे। ऑप्शंस नंबर ए में था मिथुन, बी में था आर माधवन, सी में था धर्मेंद्र, डी में है मामूटी। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2026 में जो मामूटी है ना, उसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को मामूटी याद रखना है। चलिए इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे पुरस्कार कौन दिया गया? तो पद्म भूषण की बात कर रहे हैं हम, और इसमें जो मम्मूटी है उसको दिया गया है आर्ट के क्षेत्र में, यानी कला के क्षेत्र में। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय सिनेमा विशेष रूप से मलयालम फिल्म उद्योग से जुड़े हुए मामूटी हैं और केरल राज्य से संबंधित हैं। 2026 में इनको दिया गया। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद समारोह मेरे प्यारे साथियों कहा हुआ था, तो देखिए राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हुआ था 23 जून 2026 को। तो इसको ध्यान रखिएगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को और भी ध्यान रखना है क्या, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे कि आपको न पूछेगा 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो 131 लोगों को याद रखिएगा, 2026 में कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिसमें से 5 मेरे प्यारे साथियों पद्म विभूषण है। पद्म भूषण की बात करें तो 13 लोगों को, पद्म श्री की बात करें तो 113 लोगों को, कुल 131 हो गया। जुड़ सकते हैं, पद्म श्री हो गया 113, पद्म भूषण हो गया 13 लोगों को, पद्म विभूषण हो गया 5 लोगों को। अब मेरे प्यारे साथियों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है? पद्म विभूषण के बारे में। तो देखिए 5 पद्म विभूषण का नाम याद रखिएगा। जैसे एक धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया था, मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। केटी थॉमस को दिया गया सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में। एन राजम को दिया गया कला के क्षेत्र में। पी नारायण को दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। वीएस अच्युतानंद को दिया गया सार्वजनिक मामले और इनको भी मरणोपरांत। तो याद रखिएगा पद्म विभूषण 2026 में 2 ऐसे लोगों को दिया गया है जो मरणोपरांत दिया गया है, और 2 कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो कला के क्षेत्र वाला तो पिछले प्रीवियस जो शिफ्ट थे उसमें पूछे गए, एक धर्मेंद्र सिंह देओल और एक एम राजन का नाम याद रखना है, जिनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 से नवाजा गया है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों और भी याद रखना है, 13 लोग जो है पद्म भूषण जिनको मिला है। ठीक है, पद्म भूषण जिनको 13 लोगों को मिला है, उसमें से 13 लोगों का नाम याद रखिएगा। जैसे मेरे प्यारे साथियों, एक तो है अलका याग्निक, जो कि कला के क्षेत्र से महाराष्ट्र से संबंधित है और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा भगत सिंह कोश्यारी का भी नाम याद रखिएगा, सार्वजनिक मामले उत्तराखंड से संबंधित है। कलिपट्टम रामास्वामी पलानीस्वामी, इनको भी दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में तमिलनाडु से संबंधित है। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया, मम्मूटी कला के क्षेत्र में केरल से संबंधित है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
डॉक्टर नोरी दत्तायुत्रु चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका से संबंधित है। पीयूष पांडे को भी दिया गया, लेकिन इनको मरणोपरांत दिया गया, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंधित है। SKM मेलानंदन को दिया गया, समाज सेवा तमिलनाडु से संबंधित है। शतावधानी R गणेशन को दिया गया, कला के क्षेत्र में कर्नाटक से संबंधित है। शिबू सोरेन को दिया गया, मरणोपरांत सार्वजनिक मामले झारखंड के हैं, जो अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री उनके पिताजी हैं। ठीक है। उदय कोटक को दिया गया, व्यापार और उद्योग के लिए, महाराष्ट्र से हैं। VM मल्होत्रा मरणोपरांत इनको दिया गया है, सार्वजनिक मामले दिल्ली से हैं। उसके बाद 12वां आपको वेल्लापल्ली नटेशन, इसको याद रखिएगा, बेल्लापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया है। विजय अमृतराज को दिया गया है, खेल के क्षेत्र में, अमेरिका से संबंधित है इनका। ठीक है। तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पद्म भूषण है इनको याद रखिएगा, 2026 के अंदर इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो देखिए 2026 में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस, देखिए गणतंत्र 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस सीमा मनाया जा रहा है 15 अगस्त को, जो हम लोग मनाएंगे। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन क्या पूछा था कि 2026 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कौन से नंबर का था, तो 77वां था। 26 जनवरी 2026 को मनाया गया, सभी लोग को पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बार स्वतंत्रता दिवस जो है 80वां नंबर का है, याद रखिएगा। ठीक है। मुख्य विषय भी याद रखिएगा, यानी थीम भी याद रखिएगा। तो देखिए 2026 में 77वां गणतंत्र दिवस का थीम था 50 ईयर, यानी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ठीक है। तो इस थीम को याद रखिएगा, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। मुख्य समारोह देखिए कर्तव्य पथ नई दिल्ली में हुआ था, द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी जी भी थे, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों थे। मुख्य अतिथि पूछता है मेरे प्यारे साथियों, तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष आए थे, एंटोनियो गुटेरस आए थे, और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष आए थे, उर्सुला वान डेर आए थे। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा था आयुष्मान भारत का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें न्यूनतम आयु पूछा है आयुष्मान भारत के बारे में, तो 70 वर्ष होना चाहिए, 70 वर्ष। पहले ये सुविधा नहीं था, लेकिन 2024 में इसको संशोधित करके न्यूनतम आयु दे दिया गया वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। तो क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग ना पूरा नाम याद रखिएगा आयुष्मान का। तो आयुष्मान का पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी ABPMJY। AB का मतलब होता है आयुष्मान भारत, P का मतलब प्रधानमंत्री, M का मतलब जन, J का मतलब आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना। ठीक है। शुरुआत अगर हम आयुष्मान भारत की करें तो 23 सितंबर 2018 को इसको शुरू किया गया था। शुरुआत मेरे प्यारे साथियों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। उद्देश्य इसका था गरीब और कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और इलाज के खर्च को आर्थिक बोझ से कम करना। स्वास्थ्य कवर करेगा, यानी पात्र कौन कौन होंगे, तो देखिए 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष तक इस स्वास्थ्य कवर इसमें दिया गया है। इलाज का प्रकार होगा, तो देखिए आपको ना मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों में भर्ती होने का इलाज जो होगा भुगतान सरकार करेगी, कैशलेस सुविधा का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जाना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मूल योजना में आर्थिक रूप से कमजोर पात्र परिवारों को शामिल किया गया है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को अब आय की परवाह किए बिना AB यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया है और इसका विस्तार 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर था। तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की बात करें तो भारत 115वें स्थान पे था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स इसमें हम लोगों को देखना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आप लोग याद रखिएगा सूचकांक यानी ग्लोबल पीसेस इंडेक्स GPI 2025 का ये क्वेश्चन पूछा था और 2025 के बारे में अगर बात करें तो भारत का स्थान 115वां था। भारत का स्कोर 2.2 था। ठीक है, और कुल 163 देशों में ये भारत का स्थान 115वां आया था। जारी कौन करता है, तो देखिए ग्लोबल पीसेस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीसेस यानी IEP के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 का कौन सा संस्करण था, तो 19वां संस्करण था। सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में आइसलैंड का नाम आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और
जीपीआई मतलब कि ग्लोबल पीसेस इंडेक्स के 3 क्षेत्रों को याद रखना है, 3 क्षेत्र को देखता है। तो क्या देखता है? तो सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा को देखता है, जारी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को देखता है, सैन्यकरण को देखता है। इन सब चीज़ों को देखकर जो मतलब निर्णय लिया जाता है किसका? ग्लोबल पीसेस इंडेक्स का। ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका 3 स्थानों पे किया गया, 3 देशों में किया गया। ठीक है। तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया? तो कनाडा किया गया, मैक्सिको और अमेरिका यूएसए 3 जगहों पे किया गया। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख सकते हैं, आने वाले शिफ्टों में मेरे प्यारे साथियों पूछे जा सकते हैं। तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन 3 देशों ने किया है, एक कनाडा है, दूसरा मैक्सिको है, तीसरा अमेरिका है। ठीक है। कब से कब तक हुआ? तो 11 जून से लेकर के 19 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन हुआ। मेरे प्यारे साथियों टोटल 16 शहरों ने इसका मेजबान किया है, तीनों देशों को मिला करके। ठीक है। इसमें पहली बार मेरे प्यारे साथियों फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमों ने भाग लिया है और विश्व कप में इसमें शामिल हुआ है। ठीक है। कितने मैच खेले गए हैं? तो फीफा विश्व कप 2026 में 104 मैच खेले गए हैं। ठीक है। उद्घाटन, तो देखिए उद्घाटन मैच सबसे पहले आपको मैक्सिको सिटी में खेला गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला स्टार्टिंग मैच था मैक्सिको सिटी में। ठीक है। फाइनल कहाँ खेला गया? तो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में खेला गया 19 जुलाई 2026 को। ठीक है। मेरे प्यारे साथियों एक कौन सा नंबर का फीफा वर्ल्ड कप था? तो 23वां नंबर का था फीफा विश्व कप, इसको याद रखिएगा। 2026 विश्व कप 48 टीम फीफा विश्व कप में भाग लिए थे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया? तो देखिए एक प्रश्न था इसरो ने मित्रा मिशन का आयोजन कहाँ किया है? तो देखिए लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर इसका इसरो ने मित्रा मिशन का आयोजन किया है। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो मिशन मित्रा चलाया गया तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना होगा। मित्रा यानी मैपिंग ऑफ इंटर फॉरेबल ट्रेंड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट था, यानी मित्रा क्या? मैपिंग ऑफ इंटरवल ट्रेंड्स एंड रिस्पॉन्स असीमता था, असाइनमेंट था। ठीक है। इसको याद रखिएगा। स्थान कहाँ हुआ? तो देखिए मिशन मित्रा का जो आयोजन किया गया वो लेह में किया गया, लेह लद्दाख केंद्र जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें से लेह लद्दाख भी आपको याद रखना है। इसका आयोजन मेरे प्यारे साथियों मिशन मित्रा का जो आयोजन हुआ था वो 2 से 9 अप्रैल 2026 के बीच हुआ था। लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर हुआ था। आयोजन कौन कर रहा था? आयोजक कौन था? तो इसरो और IAF इंस्टीट्यूट ऑफ एयर स्पेस मेडिसिन IAM के द्वारा किया गया। इसका मेन मकसद था, मेन उद्देश्य था अंतरिक्ष यात्रियों और ग्राउंड कंट्रोल टीम के बीच समन्वय और संचार, निर्णय लेने की क्षमता और तनाव में प्रदर्शन का अध्ययन करना। लेह की कम ऑक्सीजन, कम तापमान और अलगाव जैसे परिस्थितियों को अंतरिक्ष जैसे चुनौतियों के प्राकृतिक मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया गया और यह मिशन गगनयान कार्यक्रम और भविष्य में के लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था? विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है जिनको 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो टेनिस याद रखिएगा, विजय अमृतराज का संबंध टेनिस से है। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या याद रखने हैं? तो देखिए इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है विजय अमृतराज का संबंध। तो सबसे पहला टेनिस से इनको याद रखिएगा है। 2026 में मेरे प्यारे साथियों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था उनको। वे भारत के प्रसिद्ध पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व डेविस कप से किया था और भारतीय टेनिस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके नाम जो है 16 एकल यानी सिंगल किताब दर्ज है। उन्होंने 1983 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था उनको। ठीक है। 2026 की बात करें तो 2026 का पद्म भूषण उनको खेल के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रदान किया गया। 2026 में पद्म भूषण पाने वाले 13 लोगों में विजय अमृतराज का भी नाम है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आधिकारिक सूची में उनका क्षेत्र स्पोर्ट्स और देश स्थान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दर्ज है, लेकिन ये कुछ नहीं याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो अमेरिका ही मारना होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था? एक प्रश्न पूछा गया महात्मा
अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक डॉक्टर धीरज ककारिया है। याद रखिएगा, डॉक्टर धीरज ककारिया। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखना है जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक डॉक्टर कौन है? धीरज ककारिया हैं। पुस्तक का विषय क्या है? तो महात्मा गांधी के संचार कौशल और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रभाव पर आधारित चीजों को दिखाया गया है। 2026 में विमोचन किया गया। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, उन्होंने इस किताब को विमोचित किया। विमोचन कहाँ से किया? तो गांधी दर्शन राजघाट नई दिल्ली से किया गया। लेखक का पद क्या है? तो डॉक्टर धीरज ककारिया जो है आकाशवाणी के अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रकाशक तो मेरे प्यारे साथियों नवजीवन पब्लिशिंग हाउस नवजीवन ट्रस्ट पुस्तक हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं में प्रकाशित किया गया इसको। पुस्तक का मूल संस्करण 2026 में, यानी पहले इसको 2016 में प्रकाशित किया जा चुका है पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, कार्लोस अल्काराज का संबंध किस खेल से है? तो देखिए कार्लोस अल्काराज का संबंध टेनिस खेल से है, तो इसको याद रखिएगा, टेनिस खेल से है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स भी याद रखने हैं जिसमें आप लोगों को क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है देख लीजिए। कार्लोस अल्काराज के बारे में याद रखिएगा, कार्लोस अल्काराज का संबंध टेनिस खेल से है, इसको ध्यान रखिएगा। इनका पूरा नाम याद रखिए, कार्लोस अल्काराज ग्राफिया है, याद रखिएगा। स्पेन देश के रहने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों इनका जन्म की बात करें तो 5 मई 2003 को एलर पालमार मार्सिया स्पेन में इनका जन्म हुआ था। वे एटीपी पुरुष एकल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनका कैरियर का सर्वोच्च एटीपी रैंक 1 रहा है। 2022 में यूएस ओपन जीतकर उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता उन्होंने और कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। ठीक है, और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बने हैं। तो याद रखिए कार्लोस अल्काराज ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और उनके ग्रैंड स्लैम किताबों में यूएस ओपन है, विंबलडन है, फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये सब किताब उन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए जोसेफ विजय, सभी लोगों को पता होगा कि ये पहले अभिनेता थे लेकिन अभिनेता से नेता बने हैं। तो 2026 में इनका इलेक्शन था और गठबंधन करके अलायंस करके इन्होंने मुख्यमंत्री बनाई है। 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया? तो जोसेफ विजय। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय है, लोकप्रिय नाम थलपति विजय है, तमिलनाडु की इनका पार्टी का नाम याद रखिएगा तमिलगा वेत्री कझकम यानी टीवी के। शपथ इनका हुआ है 10 मई 2026 को। पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो देखिए इन्होंने एम.के. स्टालिन जो विजय थे उन मूल रूप से तमिल फिल्म के थे, फिल्म अभिनेता रहे और बाद में राजनीतिक में आए थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न था लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम को प्रदान किया गया था? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम को प्रदान किया गया? तो पेरिस सेंट जर्मेन यानी PSG को याद रखिएगा, PSG। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। देखिए पुरस्कार क्या था? लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026, विजेता पेरिस सेंट जर्मेन था। देश कहाँ? तो फ्रांस के। ठीक है, पुरस्कार समारोह 20 अप्रैल 2026 को हुआ था, मैड्रिड स्पेन के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें PSG ने तो देखिए आपको याद रखना है 2024-25 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया गया और UEFA चैंपियंस लीग सहित कई प्रमुख खिताब जीते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए एक प्रश्न आया था, वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय को कुल कितने बजट आवंटित किया गया है? तो देखिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय को कुल 7.85 लाख करोड़ दिया गया है। तो याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2026-27 की बात हो रही है, रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात हो रही है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ को आवंटित किया गया है। यह
यह सभी मंत्रालयों में सबसे बड़ा बजट मेरे प्यारे साथियों दिया गया है रक्षा मंत्रालय को, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पूछा गया था। आने वाले शिफ्टों में एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न आया था, खेल के क्षेत्र में 2026 में पद्मश्री अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो खेल के क्षेत्र में 2026 में पद्मश्री अवार्ड से खेल के क्षेत्र में 8 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया पद्मश्री, ठीक है, 8 लोग याद रखिएगा। चलिए इससे जुड़े हुए कौन कौन लोग हैं और उनको याद रखना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों 2026 में पद्मश्री खेल जैसे बलदेव सिंह को दिया गया, हॉकी पंजाब के रहने वाले, हॉकी के लिए पंजाब के रहने वाले हैं। भगवान दास रैकवार थे, मरणोपरांत इनको दिया गया पद्मश्री, मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। हरमनप्रीत कौर भुल्लर इनको क्रिकेट के लिए दिया गया, पंजाब के रहने वाले हैं। के पाजनवेल थे, मार्शल आर्ट्स के हैं, पुडुचेरी के रहने वाले हैं। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इनको भी दिया गया पद्मश्री 2026। रोहित शर्मा क्रिकेटर सभी महाराष्ट्र से रहने वाले, इनको भी आपको दिया गया। विनीत पुनिया है, वीता पुनिया है, गीता हॉकी हरियाणा के रहने वाले हैं वीता पुनिया, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। व्लादिमीर मोस्तवीरिसीविल मरणोपरांत इनको कुश्ती जॉर्जिया के रहने वाले, इनको भी दिया गया है, तो याद रखिएगा जॉर्जिया वालों को भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, पुलित्जर पुरस्कार 2026 में भारत के कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2026 में भारत के टोटल 3 पत्रकारों को सम्मानित किया गया और भारतीय पत्रकारों का ही नाम पूछा गया था, ठीक है, तो 3 पत्रकारों का नाम याद रखना है। चलिए कौन कौन थे उनके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए 2026 में पुलित्जर पुरस्कार जो है भारतीय पत्रकार 3 लोग हैं जिनको दिया गया है। एक है आनंद आर के, दूसरा है सुपर्णा शर्मा, तीसरा है अनिरुद्ध घोषाल। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों आनंद आर और सुपर्णा शर्मा जो है दोनों स्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में पुरस्कार इनको दिया गया है। उन्होंने ब्लूमबर्ग के लिए भारत में डिजिटल गिरफ्तारी, साइबर अपराध पर, ठीक है, अट्रैप्टेड नामक विजुअल रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ठीक है, और इस पुरस्कार में उनके साथ नेटल अबोको पर्सन को भी विजेता घोषित किया गया है, ठीक है। देखिए अब मेरे प्यारे साथियों तीसरा व्यक्ति अनिरुद्ध घोषाल, इनको दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2026। तो इसमें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर मिला है इनको, और उनका पुरस्कार जो है अमेरिकी सीमा सुरक्षा में निगरानी तकनीक के इस्तेमाल से संबंधित खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा 3 भारतीय लोगों को 2026 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और तीनों लोगों का नाम याद रखना है। पहला का नाम आनंद आर के, दूसरा का नाम सुपर्णा शर्मा, तीसरा का नाम अनिरुद्धार घोषाल याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे 10 और 11 अगस्त 2026 के पूछे गए ऑल शिफ्ट्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे। मेरे प्यारे साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।